हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 फरवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि किरीबाती नेशन को जाकर के आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है और फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ओमान कंट्री से रिलेटेड, तो ओमान कंट्री को अगर हम मैप में व्यू करें तो आप सभी को पता है कि जो हमारा वेस्ट एशिया है उसका एक पार्ट है ओमान कंट्री। ओमान कंट्री अपनी जो लैंड बाउंड्री है उनको शेयर करता है यूएई कंट्री के साथ में, सऊदी अरेबिया एंड यमन कंट्री के साथ में, और जो अपनी मैरीटाइम बॉर्डर्स है वो ईरान के साथ में और इसके अलावा पाकिस्तान कंट्री के साथ में शेयर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ओमान कंट्री से भी पास होती है। इसके अलावा इसकी जो कैपिटल है मस्कट, वो यहाँ पर बिल्कुल इसके पास वाले रीजन में सिचुएटेड है। तो आपको ध्यान में क्या करना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होती है ग्लोबली लेवल पर, और हमारे इंडिया में कौन कौन से एरिया से पास होती है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी जो हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल आसपास वाले एरिया में, नियरिंग एरिया में सिचुएटेड है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैप बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनमें नए नए तरीके की जो ट्रिकी सिचुएशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा हमने इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था कि ओमान कंट्री के साथ में हमारे इंडिया की आर्मी की या फिर मिलिट्री, नेवी, इन सब के साथ में कौन कौन से यहाँ पर एक्सरसाइज होते हैं, उन सभी के नेम भी आपको बताने थे। तो आर्मी एक्सरसाइज होती है इंडिया और ओमान कंट्री के बीच में, उसका नाम है अल नाजा। एयरफोर्स के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नेम है ईस्टर्न ब्रिज। नेवी बेस जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है नसीम अल बहर। ये जो नेम है वो इसलिए आपसे पूछे गए कि इनके नेम दे करके पूछ लिया जाता है कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन कौन से कंट्री के बीच में ऑर्गेनाइज होती है। ओके, अब हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के। इकोनॉमिक सर्वे आप सभी को पता है 31 जनवरी 2022 को हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको पब्लिश किया गया इकोनॉमिक सर्वे, और आज है 1 फरवरी। आज हमारा जो बजट है उसको प्रेजेंट किया जाएगा हमारे पार्लियामेंट में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो आपके लास्ट ईयर मतलब पिछले साल में आपके इंडिया में कितनी ग्रोथ हुई, किस एरिया में, कौन से सेक्टर में कितना मनी खर्च किया गया, कहाँ पर कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, इन सभी के बारे में ब्यौरा दिया जाता है इकोनॉमिक सर्वे में। और बजट होता है कि आपके आने वाले जो अब न्यू ईयर है, फाइनेंशियल जो आगे का ईयर है, उसमें हमारी गवर्नमेंट को कहाँ से रेवेन्यू मिलेगा और किस एरिया में जो गवर्नमेंट है वो कितना खर्चा करेगी, कौन कौन सी स्कीम लाने की जो हमारी गवर्नमेंट की नई योजनाएं हैं, उन सभी के बारे में, बजट के बारे में बताया जाता है। सीधी और सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरीके से समझिए कि इकोनॉमिक सर्वे बताता है हमारी बैक ईयर के बारे में कि लास्ट ईयर में क्या क्या हुआ। ओके, बजट हमको बताता है कि आने वाले टाइम में क्या क्या किया जाएगा। ओके, इन सभी के बारे में। यहाँ पर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो अभी हमारे नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अपॉइंट किए गए हैं, उन्होंने ये बोला है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे एरिया में खर्च कर रही है और प्राइवेट सेक्टर जैसे जैसे हमारे यहाँ पर जितना ज़्यादा आएगा उतनी ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो हमारे यहाँ पर क्रिएट होंगी। हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र नए कौन है, इनका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में जहाँ पर वन वर्ड टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस यहाँ पर उनको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो इनका नेम आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। अभी 2-3 दिन पहले ही हमने उनका नेम डिस्कस किया था। अब यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ये बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 23 जो है उसमें हमारी जो ग्रोथ है वो 8 से 8.5% के बीच में रहेगी। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो एनएसओ जो है, एनएसओ ने ये एक्सपेक्टेशन किया था कि हमारी जो ग्रोथ है वो 9.2% रहेगी। इसके अलावा आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में जो करंट ईयर है और उससे आगे का जो है उसमें हमारी जो ग्रोथ है उसको 9% से थोड़ा सा लोअर देन, उससे थोड़ा सा कम उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी ग्रोथ रेट इंडिया की रह सकती है। तो लेकिन जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उन्होंने एक तरीके से एक्सपेक्टेशन की है कि हमारी ग्रोथ रेट 8 से 8.5% रहेगी।
अगर हम देखें तो काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन के बाद में हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुई, जब कोविड के टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला, लेकिन उसके बाद में भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर हाइक हुआ है, दोबारा से एक तरीके से रिकवरी हुई है हमारी इकोनॉमी में, और इसी के बेसिस पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 से 8.5% तक हमारी जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो यहाँ पर रह सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आप सभी को पता है कि पार्लियामेंट का बजट सेशन स्टार्ट हो गया है, तो इसमें लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने सभी पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनके साथ में मिलकर के डिस्कशन किया। उन्होंने बोला कि जो हमारे पार्लियामेंट की अगर हम वर्किंग पावर के बारे में बात करें तो बहुत सारे डाटा आपने ऐसे देखे होंगे कि प्रेजेंट टाइम में जितनी एफिशिएंसी हमने पार्लियामेंट की उससे भी बहुत कम डाउन लेवल पर जाकर के यहाँ पर वर्क हो रहा है। इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बोला है कि अगर सारी पार्टीज मिलकर के यहाँ पर कोऑपरेशन के साथ में वर्क करें तो ये जो बजट सेशन है वो काफ़ी फ्रूटफुल रह सकता है, कंस्ट्रक्टिव वे में, और मीनिंगफुल और इफेक्टिव डिस्कशन अगर यहाँ पर हो तो इसमें जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव और फ्रूटफुल सामने आ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेस्ट बंगाल की जो सीएम है और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनके बीच में रेगुलर टसल आपको देखने को मिल रही होगी। अभी यहाँ पर कुछ ऐसे इशू हुए हैं जिसके बेसिस पर ममता बनर्जी ने ये बोला है कि उन्होंने ट्विटर पर यहाँ हमारे जो गवर्नर है वेस्ट बंगाल के उनको उन्होंने बैन कर दिया है। कारण ममता बनर्जी ने ये बोला कि जो गवर्नर हैं वो रेगुलर वहाँ के सीएम को, मतलब ममता बनर्जी को, उनकी जो गवर्नमेंट है उनको रेगुलर टारगेट करते रहते हैं। लेकिन जो गवर्नर है उन्होंने अपनी तरफ से बात ये बोली कि हम जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको लोगों को सामने रखने की मैं बात करता हूँ। मैंने जो ओथ ली है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि मैं बिल्कुल निष्ठा के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से सिक्योर करूँगा, उसी को मैं फुलफिल करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में गवर्नर का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो हमारे जो भी एग्जाम होंगे उसमें गवर्नर से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के उनको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर जैसे आप पीसीएस या फिर जो यूपीएससी जिसमें मेंस होता है उसके अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेंस आंसर राइटिंग में जीएस पेपर 2 जो होता है यूपीएससी में, इसके अलावा पीसीएस में अलग अलग पेपर होते हैं जिसमें पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि प्रेजेंट टाइम में जो स्टेट्स की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है गवर्नर की पोस्ट, उनके बीच में रेगुलर क्लैश रहता है, तो इसको आप क्रिटिकली एग्जामिन करो। तो वहाँ पर आप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू शो कर सकते हो कि इस तरीके का इशू हमें वहाँ भी देखने को मिला। तो ये इस तरीके से आप अपने आंसर्स जो क्वेश्चन है उनका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल है पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के। हमें पता है कि लास्ट ईयर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में रविंद्रम जो हमारे जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको लेकर के कमेटी बनाई 3 लोगों की, और उनको बोला कि जो भी एक्सपर्ट हैं उनकी आप व्यू कीजिए, और एक्सपर्ट के थ्रू जो भी एमिनेंट पर्सनैलिटीज जिन्होंने ये बोला है कि पिगेसस स्पाईवेयर का यूज़ हमारे फ़ोन में किया गया है, उन सभी फ़ोन को आप एक तरीके से एग्जामिन करवाने की कोशिश करो ताकि पता लगा सके कि इस तरीके का इशू है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पैनल को 2 एक्सपर्ट ने बताया है कि जो भी जिन लोगों की भी एमिनेंट पर्सनैलिटी जिनके फ़ोन हमने एग्जामिन किए, तो उसमें हमने सामने ये आया है कि पिगेसस स्पाईवेयर जो मालवेयर है उसका उसमें यूज़ किया गया था, उसको इलीगल तरीके से या कैसे भी तरीके से उस स्पाईवेयर को उसमें इंस्टॉल किया गया जिसके उसमें कुछ प्रिंट्स मिले हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर इंडिया और मालदीव के रिलेशन को लेकर के। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि मालदीव एक तरीके से आइलैंड कंट्री है और इंडिया के पास सिचुएटेड है। इस मालदीव कंट्री में बहुत लंबे टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है कि यहाँ पर इंडिया की जो एक तरीके से प्रेजेंस है उसको यहाँ के जो लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इंडिया से भले ही हमें सपोर्ट मिले लेकिन इंडिया अपनी प्रेजेंस यहाँ पर क्रिएट ना करे। इसको लेकर के अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन लाने की कोशिश कर रही है। वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नेम है माजिस। तो माजिस में वो कुछ ऐसे लॉ लाने की कोशिश कर रही है ताकि जो उनके बायलैटरल रिलेशंस हैं अदर कंट्रीज के साथ में वो बेहतरीन बन सके। ये बोला जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो पहले यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन प्रेसिडेंट के द्वारा ही एक तरीके से यहाँ की जो पॉपुलेशन है उन सभी को साथ में लेकर के प्रोटेस्ट करवाने की कोशिश की जा रही है। कारण क्या है, प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? पहली बात अगर हम करें तो देखो, इंडिया ने हमेशा से मालदीव जो कंट्री है
उसको हमेशा सपोर्ट किया है। चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर यहाँ पर आई हो, उस टाइम सबसे पहले इंडिया वो कंट्री रहा जिन्होंने मालदीव कंट्री को एक तरीके से हेल्प पहुंचाने की, असिस्टेंस पहुंचाने की कोशिश की। इंडिया जो है वो यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि बहुत सारे यहाँ पर जो एक तरीके से डिफेंस तरीके से सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए इंडिया यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हेलीकॉप्टर जिनका यूज़ किया जाता है जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है उसको सिक्योर करने के लिए, डोर्नियर हेलीकॉप्टर जो है वो डिफेंस सिस्टम वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि आप हमें जो भी डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करवा रहे हो ना, इसमें आप अपने साथ में जो भी आपके एक्सपर्ट हैं उनको क्यों भेज रहे हो। मालदीव के लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, एक्सपर्ट हैं, सब कुछ है, आपको अपनी तरफ से भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन अपनी अवेलेबिलिटी यहाँ पर बिल्कुल भी मालदीव के लोग अब उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मालदीव की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम जो लॉ लाएंगे, अगर उसमें ऐसे एंटी इंडिया प्रोटेस्ट कोई करता है तो उसको हम एक तरीके से उन लोगों को पनिशमेंट देने की कोशिश करेंगे। अब इंडिया मालदीव को लेकर के इतना कंसर्न क्यों है, क्या कारण है कि इतना प्रोटेस्ट होने के बाद में इंडिया जो है वो मालदीव के साथ में अपने रिलेशन मेंटेन करके रखा हुआ है। इसके कारण की अगर आप बात करोगे तो वो मेजर रीजन है इसकी लोकेशन। हमें पता है कि मालदीव जो है, अगर इंडिया के साथ में मालदीव के रिलेशन शानदार नहीं रहे तो चाइना यहाँ पर काउंटर करने की कोशिश करेगा। पहले भी जो है वो चाइना यहाँ पर जो कुछ एरिया, कुछ पोर्ट है उसको डेवलप करने की कोशिश कर चुका है। और अगर हम देखें तो मालदीव की जो लोकेशन है वो बिल्कुल इंडिया के बिल्कुल पास में है। श्रीलंका में हम देख ही चुके हैं कि यहाँ पर चाइना जो है वो अपना पोर्ट डेवलप कर चुका है। इसके अलावा जो अदर कंट्रीज़, यहाँ पर अगर हम ईस्टर्न अफ्रीका की बात करें तो जिबूती में उन्होंने अपना मिलिट्री बेस बना लिया है चाइना ने। इसके अलावा इंडिया कोशिश कर रहा है कि चाइना की अवेलेबिलिटी यहाँ पर कम से कम हो। इसका कारण क्या है, इंडिया को लगता है कि नॉर्दर्न पार्ट में आप बॉर्डर एरिया को प्रेजेंस, चाइना की जो प्रेजेंस है वो इंडिया को परेशान कर रही है। और अगर यहाँ पर मैरीटाइम एरिया में भी अगर चाइना की प्रेजेंस होती है तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मेजर कंसर्न क्रिएट होंगे। तो यही कारण है कि इंडिया यहाँ पर अपनी अवेलेबिलिटी बना के रखना चाहता है ताकि यहाँ पर जो भी इशू है उनको सोल्व किया जा सके और चाइना की जो प्रेजेंस है उसको काउंटर किया जा सके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज यहां देखिए, एक सेकेंड। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है पेज नंबर 4 पर, सॉरी फिर पेज नंबर 4 पर नहीं, उससे आगे अगर हम बात करें तो यहां पर पेज नंबर 6 पर है आर्टिकल इलेक्शन से रिलेटेड। अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो उनके बारे में यहाँ पर बता रखा है। नेक्स्ट पेज नंबर 7 पर है पार्लियामेंट से रिलेटेड। यहाँ पर बताया गया है कि आप सभी को पता है कि हर साल, किसी भी साल का जब पहला कोई सेशन होता है पार्लियामेंट का, तो उसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज की जॉइंट सिटी को हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो एड्रेस करते हैं। इसके अलावा जनरल इलेक्शन के बाद में जब भी कोई नई गवर्नमेंट बनती है तो नई गवर्नमेंट को भी हमारे जो प्रेसिडेंट है वो एड्रेस करते हैं। पार्लियामेंट के दोनों सेशन जो होते हैं उनकी जॉइंट सिटिंग को एड्रेस करते हैं। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट का जो एड्रेस होता है वो 2 टाइम होता है। ये बात आपको पता चल गई। तो अभी बजट सेशन, नए साल का पहला सेशन पार्लियामेंट का वो स्टार्ट हुआ, तो प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट की जो जॉइंट सिटिंग है दोनों हाउसेज की उसको रिप्रेजेंट किया, उसको एड्रेस किया। उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोली कि 2047 हम 100 ईयर्स कंप्लीट कर लेंगे अपनी इंडिपेंडेंस के। तो 100 ईयर्स जब हम कंप्लीट करें उस टाइम हमारा जो कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग तब होगा जब हम उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। हर एरिया में सभी मिलकर के, सभी कोऑपरेशन के थ्रू हर इशू को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तभी जाकर के इंडिया जो है वो एक मॉडर्न इंडिया के रूप में, एक स्ट्रॉन्ग इंडिया के रूप में सामने आएगा। उन्होंने अपने स्पीच में गवर्नमेंट की बहुत सारी जो इनिशिएटिव हैं, स्कीम जो है उनके बारे में बताया कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो पेंडेमिक से बाहर निकलने के लिए और इसके अलावा और भी जो अदर इश्यूज हैं उन सभी को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने अच्छे से काम किया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज यहां देखिए, एक सेकेंड, एडिटोरियल पेज पर है। नेक्स्ट आइडिया पेज जो है उस पर है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 जनवरी को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें न्यूक्लियर वेपन को हटाने के लिए एक कोशिश की गई। जो भी 5 कंट्रीज है, P5 कंट्रीज जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उन सभी ने ये बोला कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको हम
खत्म कर सकें। हालांकि देखो यहाँ पर जो भी बातचीत हुई, जो भी यहाँ पर रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की गई, उसको लेकर के कोई बाइंडिंग नेचर नहीं है कि किसी भी कंट्री के ऊपर वो बाइंडिंग रहेगा। लेकिन इस आर्टिकल से हमें एक बात समझ में आती है कि कम से कम जो कंट्रीज़ हैं उनके मन में ये बात तो है कि जो न्यूक्लियर वेपन है वो ख़त्म होने चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो P5 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बोला, सबसे पहली बात तो ये मेजर स्टेटमेंट है न्यूक्लियर वेपन के बारे में। जो भी P5 कंट्रीज़ ने बोला वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जिसके बेसिस पर ये लगता है कि हम चाहें तो इन सारे इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो स्टेटमेंट है वो एक तरीके से जो P5 कंट्रीज़ हैं उनका जो कमिटमेंट है उनको शो करता है कि वो न्यूक्लियर वेपन को ख़त्म करने में अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू ये बताने की कोशिश की गई है कि 6 मेजर्स के थ्रू हम ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं एक स्ट्रेटजी के थ्रू। सबसे पहले हमें एक ऐसा चार्ट बनाना चाहिए, हमें एक ऐसा मैप बनाना चाहिए जिसके थ्रू हम डिसाइड करें कि किस तरीके से हम प्रोसीजर अपनाएंगे और इन न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करेंगे, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट करेंगे। दूसरा, जो भी हम चार्ट बनाएं, जो भी मैप बनाएं, जो भी हमारे बीच में डिस्कशन हो, उन सभी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर P5 कंट्रीज़ के रूप में, UNSC के रूप में जब आप मिलो तो यहाँ पर तो बोलो कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करो और दोबारा दूसरे तरीके से या फिर आप कुछ ओपेक रास्ते ऐसे अपनाओ जिसके थ्रू आप अपने कंट्री में इन सारी चीज़ों को बढ़ाते रहो, तो ये सही नहीं होगा। दूसरा है कि जो न्यूक्लियर क्राइसिस है उनको हमें एड्रेस करना होगा। जैसे कि मिडिल ईस्ट और एशिया में ऐसे इशू देखने को मिल रहे हैं कि आने वाले टाइम में इस तरीके के जो इशू हैं वो बढ़ सकते हैं, तो इनको हमें एड्रेस करना होगा। इसके अलावा जो ग्लोबल बॉडीज़ हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स को डिसआर्ममेंट करने के प्रोसीजर में लगी हुई हैं, उन जो हमारी ग्लोबल बॉडीज़ हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, इनको मोर पावर्स देने की ज़रूरत है ताकि ये कंट्रीज़ को काउंटर कर सके। इसके अलावा जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जिसका अभी यूज़ आप वेपन्स बनाने के लिए कर रहे हो, उसका किस तरीके से पीसफुल तरीके से यूज हो सकता है, उसको हमें प्रमोट करने की आवश्यकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ये बात हमें दिखानी होगी कि हम एलिमिनेट करने के लिए तैयार हैं न्यूक्लियर वेपन्स को, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में, इस ग्लोबल लेवल पर, इस कंट्री में, इस वर्ल्ड में अगर आप सिक्योरिटी लाना चाहते हो, पीस लाना चाहते हो, तो उसका सिर्फ ही एक ही रास्ता है और वो एक ही चीज़ इस चीज़ की गारंटी देता है कि इस तरीके के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो कभी भी यूज ना किए जाएं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि देखो जो हमारी एजुकेशन है वो इस तरीके से प्रमोट होनी चाहिए कि उसको पीस एजुकेशन के रूप में स्टार्ट किया जाए। इसके अलावा इस आर्टिकल में जो UN के कुछ रिजोल्यूशन है उनकी बात की गई है और उन रिजोल्यूशन में क्लियरली ये बात बोला गया है कि हमारे जो भी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, उन सभी पॉपुलेशन का एक सेक्रेड राइट है, राइट टू पीस। मतलब पीस के साथ रहना भी लोगों का एक राइट है और उस राइट को एक तरीके से मेंटेन करना जो कंट्रीज़ हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है। तो इसी के लिए UN के 2 रेजोल्यूशन की यहाँ पर बात की गई है और उन रेजोल्यूशन के बेसिस पर ये शो करने की कोशिश की गई है कि पीस का हमारा कल्चर है और उसी कल्चर को हमें रेगुलर करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, अगर इसके ऊपर फोकस किया जाता है तो प्रेजेंट टाइम में लगभग 13,000 न्यूक्लियर वेपन्स करंटली एक तरीके से यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड पर, और उन सारे जो वेपन्स हैं उनको अगर हम डिसआर्ममेंट करते हैं तो एक तरीके से जो पीस का माहौल जो है, एनवायरनमेंट जो है, वो इंक्रीज होगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है C राजा मोहन का ये आर्टिकल है, इसमें ये बताया गया है कि जैसे जैसे नया वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, बिजनेस करने के जो तरीके हैं, रिलेशंस के जो तरीके हैं, बायलैटरल जो रिलेशंस हैं, वो कुछ अलग लेवल पर सामने आ रहे हैं। यहाँ पर इंडिया के बारे में बहुत सारे डाटा दे रखे हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेंस में आंसर राइटिंग जब आप करते हो तो इन डाटा को लेकर के, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप डाटा के साथ में अगर शुरुआत करते हो तो आपके जो आंसर हैं उनका ब्यूटीफुल नेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, और आपके नंबर्स इससे इंक्रीज होते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि 1991 से और अब तक का कंपैरिजन किया गया है अलग अलग एरिया में। अब क्यों किया गया है 1991 से? आप सभी को पता है कि 1991 के टाइम में हमारे यहाँ पर जो भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जो भी ग्लोबलाइजेशन, जो भी नई पॉलिसी को एक तरीके से इंसर्ट किया गया था। मतलब
हमने एक तरीके से हमारा जो मार्केट है उसको ओपन किया था। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो 1991 से अगर हम बात करें तो उस टाइम जो हमारी जीडीपी जो थी वो 270 बिलियन 1991 में जो अगर हम बात करें तो हमारी जीडीपी जो है वो 270 बिलियन जगह पर स्टैंड करती थी डॉलर पर, और प्रेजेंट टाइम में इंडिया की जीडीपी है 3.1 ट्रिलियन डॉलर, और हो सकता है कि इस डेकेड के अंत तक 8 ट्रिलियन डॉलर तक हम अपनी जीडीपी को इंक्रीज कर सकें। इसके अलावा इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है इस डेकेड के अंदर लास्ट तक। इंडिया का जो ट्रेड है वो 38 बिलियन डॉलर का था 1991-1992 में, और अब 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा इंडिया की जो जीडीपी है 40% तक, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी है वर्ल्ड में जितना भी रिलेशन है वो सब कुछ एक तरीके से हमारा मिक्सअप है। हमारी जो भी जीडीपी है वो हमारे रिलेशंस के थ्रू हम उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इस आर्टिकल में जो राइटर हैं उनका ये बोलना है कि पहले जो टाइम था, पहले जो बायलैटरल रिलेशंस होते थे वो एक तरीके से वेपन्स के थ्रू कोशिश की जाती थी कि इनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेटजी बिलोंग करती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो पहले जियो पॉलिटिक्स जो थी वो एक तरीके से चेंज होकर के अब जियो इकोनॉमिक्स में चली गई है। मतलब कंट्रीज जो हैं वो अपने रिलेशंस को बेहतरीन करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1990 के टाइम में इंडिया और चाइना की अगर हम हमारी जो भी जीडीपी है उनकी कंपैरिजन करें तो इंडिया जो है और चाइना दोनों का बिल्कुल सिमिलर एक तरीके से बेस पर थे दोनों कंट्री, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो चाइना ने बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ किया है। इसका यहाँ पर ये बताया गया है कि किसी भी कंट्री के साथ में आपके कैसे रिलेशन है, लेकिन आप उसके साथ में ट्रेड कैसे कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा मेंटेन करता है। न्यू वर्ल्ड में अगर आपको इमर्ज होना है तो बहुत सारी कंट्री जैसे पाकिस्तान के साथ में हमारे इशू हैं, लेकिन उनके साथ में फिर हम क्या कर देते हैं, ट्रेड बंद कर देते हैं। लेकिन चाइना के साथ में भी हमारे इशू हैं, लेकिन चाइना और इंडिया का अभी हमने एक रिपोर्ट भी देखी थी उसमें भी ये शो किया गया था कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है भले ही उनमें बहुत ही हमने कड़वाहट देखी, लेकिन फिर भी बिटरनेस रही रिलेशन में 2020 से और अब तक, लेकिन फिर भी हमारे जो ग्रोथ है चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो उन सभी में इंक्रीज होती जा रही है। तो इसी के बेसिस पर हमें काम करना चाहिए कि जो भी रिलेशंस हैं उनको हमें नई स्ट्रेटजी देनी चाहिए, नए पॉइंट्स के ऊपर हमें इंटीग्रेट होने की ज़रूरत है, तभी जाकर के इंडिया जो है वो अपनी इन सारे टारगेट्स को अचीव कर पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूएनएससी की मीटिंग होने वाली है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की, और इस बार जो है वो एक तरीके से प्रेसिडेंटशिप मिलेगी रशिया के पास में। अब यहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए यूक्रेन को लेकर के या नहीं होना चाहिए, तो इसमें अगर हम बात करें तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर, 5 मेंबर जो हैं वो तो परमानेंट है और 10 मेंबर जो हैं वो एक तरीके से नॉन परमानेंट है। वो टाइम टू टाइम जो है उनका रिप्रेजेंटेशन चेंज होता रहता है। पूरे वर्ल्ड को कुछ एरिया बेसिस में बांट रखा है और उसी के बेसिस पर ये सीट इनको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी जो 10 कंट्रीज़ है उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि ये जो यूक्रेन और रशिया का इशू है वो यूएनएससी में डिस्कशन हो। रशिया और चाइना चाहते हैं कि नहीं डिस्कशन हो। अब इंडिया का इसमें क्या स्टैंड है, तो इंडिया ने यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के साथ में मिलकर के एब्सटेन किया है, मतलब तटस्थ रहे हैं, भाई बोले ना तो आपके साथ रहेंगे ना आपके साथ में रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया उन कंट्रीज़ के केन्या और गालबोन इन कंट्रीज़ के साथ में मिलकर के अपने आप के एब्सटेन रहा है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यूएस रशिया के जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव वो इंडिया की विजिट पर आए और यहाँ पर डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से ये जो अगर डिस्कशन होता है तो उसमें इंडिया का क्या स्टैंड होने वाला है। वैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इस तरीके के जब भी इशू होते हैं तो इंडिया अपनी तरफ से न्यूट्रल पॉलिसी अपनाता है, क्योंकि इंडिया को पता है कि दोनों तरफ से उनके रिलेशन बेहतरीन है। किसी भी तरफ से अगर वो वोट करते हैं तो दूसरी तरफ से उनके जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में, डेंजर स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ पर एनसीएपी क्या है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। शुरुआत में 102 सिटीज़ में, बाद में 30 इसमें और ऐड कर दी गई, मतलब 132 सिटीज़ को लेकर के एक पोल्यूशन प्रोग्राम चलाया गया था कि उसमें PM 2.5 एंड PM 210 जो है उसका जो भी पोल्यूशन लेवल है उसको हम डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है 2011-15 उसके अकॉर्डिंग जो डाटा है वो प्रेजेंट टाइम में ये है कि जो हमारी एयर है उसमें PM 2.5 और PM
PM10 की जो भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तो होनी चाहिए PM2.5 की, और 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होनी चाहिए PM10 की। अगर इससे ज़्यादा होती है तो मतलब पोल्यूशन लेवल है, मतलब जो एयर है वो पोल्यूटेड है। तो यहाँ पर NCAP जो है उन्होंने टारगेट डिसाइड किया था कि ये जो 132 कंट्री सिटीज़ हैं इनमें हम जो है वो 2024 तक पोल्यूशन लेवल जो है वो 20 से 30% तक PM10 और PM2.5 का जो भी प्रेजेंस है एयर में उसको हम 20 to 30% तक 2024 तक डिक्रीज करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर इसको लेकर के ओवरव्यू किया गया कि भाई कितना काम हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बात बताएगी कि जो मुंबई वाला एरिया है अगर उसको हम देखें तो वहाँ तो कुछ समय से पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हुआ है, कम नहीं हुआ है। दूसरी बात यहाँ पर की गई है कि देखो जो भी स्टेट्स को फंडिंग दी जा रही थी उन स्टेट्स ने फंडिंग को कंप्लीट यूज ही नहीं किया है, तभी जा करके इसके जो रिजल्ट हैं वो सही नहीं आ पाए हैं, और तभी जो पोल्यूशन को लेवल लेकर के हमने जो टारगेट डिसाइड किए थे उन टारगेट को भी आप अचीव नहीं कर पाए हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वर्ल्ड पीस पर। वर्ल्ड पीस पर यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि तालिबान ने जब से अफगानिस्तान में अपनी पावर को टेक ओवर किया है तब से वहाँ पर जो भी वहाँ की फॉर्मर गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स थे, जो भी उनके ऑफिशियल्स थे, उन सभी को एक तरीके से किल करने की या उनको काउंटर करने की कोशिश की है तालिबान ने। ऐसी रिपोर्ट इस यूएन की, यूनाइटेड नेशन की इस रिपोर्ट में बताया गया है। तालिबान अपने आप को साफ, सुंदर और स्वच्छ दिखाने की कोशिश कर रहा है पूरे वर्ल्ड में कि नहीं नहीं हम तो बच्चों की जिसकी भी राइट्स की बात आती है बोले बिल्कुल राइट्स, सारे के सारे राइट्स दे रहे हैं, किसी के राइट्स हमने वो नहीं किए, काउंटर नहीं किए। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो प्रोटेस्ट वहाँ पर जब भी होता है, वहाँ पर जो वीमेन प्रोटेस्ट कर रही हैं कुछ टाइम के बाद में उनका डिसअपीयरेंस वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो वर्किंग प्लेस हैं वहाँ पर वीमेन की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। स्कूल अगर हम बात करें, कॉलेज की अगर हम बात करें तो गर्ल्स की वहाँ पर अपीयरेंस काफ़ी कम हो गई है। इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो राइट्स हैं जिनको सेव करने की बात करता है तालिबान वो नहीं कर रहा है। तो अगर ग्लोबली लेवल पर तालिबान को कुछ बाइंडिंग तरीके से अगर हमने कोशिश नहीं की तो तालिबान जो है वो दोबारा से अपने वो नहीं रूल्स को फॉलो करेगा और उसकी वजह से फिर काउंटर इसको करने के लिए, इसको यहाँ से हटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल, काफ़ी ज़्यादा मनी, काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट करने पड़ेगा अदर कंट्रीज़ को। तो इसके लिए सभी जो कंट्रीज़ हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि तालिबान को एज ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करने से पहले एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं, तभी जा करके उनको एज ए गवर्नमेंट यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन देनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एक्सप्लेन पेज पर। यहाँ पर सबसे पहले तो बताया गया है सर्वे के बारे में कि सिंपली जो सर्वे है उसमें किसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर अलग अलग एरिया में बताया गया है कि किस एरिया में कितनी क्या ग्रोथ हुई है, कितना क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है, उन सभी के बारे में। दूसरी यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो क्या किस तरीके से ओरिजिन हुआ, किस तरीके से इसमें क्या क्या काम हुआ, तो इसके बारे में बताया गया। 1950-51 में सबसे पहले इसको पब्लिश किया गया था। ये जो हमारा सर्वे है इनिशियली 50 फेज का हुआ करता था और बजट का ही, बजट डॉक्यूमेंट जो होते थे उसी का पार्ट होता था। धीरे धीरे हमारे यहाँ पर बहुत सारी पॉलिसीज़ आई, उसमें चेंजेस आया, उसके बाद में बहुत सारे हमारे चैप्टर यहाँ पर इंक्लूड होते गए और इसका जो पेजेस की जो संख्या है वो 38 से स्टार्ट हुआ था और 900 तक चला गया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको ट्रिम किया गया है और 413 इसमें पेजेस हैं। देखो भाई, अगर आप यूपीएससी स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर अभी प्रीलिम्स आप 2022 का देने वाले हो तो इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो आप एक तरीके से जो फर्स्ट चैप्टर जो है वो ओवरव्यू देने की जो कोशिश करे उसमें आपको पता होना चाहिए जो भी क्या ग्रोथ रही है, क्योंकि कोविड का हमारी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। दूसरा, मेंस में ऐसा बोलते हैं कि जो भी इकोनॉमिक्स का जीएस पेपर 3 जो पेपर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसमें इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड बहुत सारे डाटा होते हैं जिनका यूज़ कर सकते हो आप आंसर्स में। तो आप एक बार व्यू कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी पर भी इकोनॉमिक सर्वे को PDF को अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप जाकर के गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। केरला में हम देख रहे हैं कि लोकायुक्त की जो पावर्स हैं उनको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। केरला की गवर्नमेंट जो है वो वहाँ के गवर्नर का यूज़ करके उनको बोला है कि भाई आप एक ऐसा ऑर्डिनेंस प्रोमुलेट करो, और हमें पता है कि 213 के तहत पावर होती है गवर्नर के पास में। प्रोमुलेट करो एक ऐसा ऑर्डिनेंस और उसमें उस ऑर्डिनेंस में ये बात बोलो कि देखो
जो गवर्नमेंट के पास में पावर होनी चाहिए लास्ट में कि लोकायुक्त कुछ भी सजेशन दे, उसको मानना है या नहीं मानना है, ये गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए। अभी क्या होता है कि लोकायुक्त अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के लिए बोल दे कि हाँ भाई इनको लेकर के कुछ इश्यू है, तो उसी टाइम से उनको अपनी जो सीट है, अपनी जो पोस्ट है, उसको वैकेट करना होता है। अभी कुछ टाइम से लोकायुक्त जो यहाँ के एक तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको लेकर के कुछ इशू देखने को मिला, और अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ के जो सीएम है, इसके अलावा हायर एजुकेशन मिनिस्टर आर बिंदु जो हैं, उनको लेकर के भी कुछ इशू है। तो इनकी बेसिस पर एक कोशिश की जा रही है काउंटर करने की। शुरुआत में यहाँ पर बोला गया है कि भाई ये एक्ट जो है वो कैसे इसका ओरिजिन हुआ, तो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में बनाया गया और जनवरी 1 2014 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें बहुत लंबे टाइम से हमारे यहाँ पर एंटी करप्शन लॉ की एक स्ट्रोंगर एंटी करप्शन लॉ हो, उसकी बहुत सारे डेकेड से, जब से हम इंडिपेंडेंट हमने गेन की, कुछ टाइम के बाद में ही एक तरीके से मांग उठने लगी थी कि भाई ऐसा काम करो जिससे करप्शन को हम एक तरीके से टारगेट कर सके। अब यहाँ पर ये जो एक्ट है वो कोशिश करता है कि सेंट्रल लेवल पर तो होगा लोकपाल और स्टेट्स में होंगे लोकायुक्त। शुरुआत में तो स्टेट्स के लिए पावर भी दी गई थी, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि स्टेट्स में आपको क्या बनाओगे? लोकायुक्त बनाओगे। लेकिन उस टाइम जो बीजेपी गवर्नमेंट थी वो ओपोजिशन में थी लगभग, तो उन्होंने मांग की कि नहीं नहीं, ये तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, फेडरलिज्म की स्टेट की पावर आप डाइल्यूट कर रहे हो, स्टेट को पावर दो, लोकायुक्त की पावर सारी की सारी स्टेट्स को दे दी गई। अब यहाँ पर ये जो एक्ट है, लोकपाल के बारे में बात करें तो लोकपाल जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट का कौन हो सकता है? चेयरपर्सन जो कौन होगा वो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है। इसके अलावा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, एमिनेंट पर्सन हो सकता है जो कुछ स्पेसिफिक जो भी एलिजिबिलिटी है उनको कंप्लीट करे। इसके अलावा जो अदर मेंबर्स हैं उसमें 8 मेंबर होंगे, जिसमें 4 जो होंगे 50% जो होंगे वो तो होंगे जूरिस्ट, मतलब जो भी एक तरीके से जुडिशरी से रिलेटेड जो भी एरिया है उससे, मतलब जुडिशियल मेंबर होंगे, और 50% होंगे SC ST OBC माइनॉरिटीज और आर वीमेन, मतलब उसमें से एक वीमेन भी होनी चाहिए। ओके, इस तरीके से मेंबर्स होंगे। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि इस तरीके से भाई लोकपाल और लोकायुक्त बन जाएंगे। और प्रेजेंट टाइम में हमारे जो लोकपाल है उनका नेम आपको पता होना चाहिए, पिनाकी चंद्र घोष, जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस रहे हुए हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि कितनी कितनी कंप्लेंट उनके पास में आई हुई है। अब स्टेट में लोकायुक्त कैसे काम करता है, तो लोकपाल सेक्शन 63 ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 स्टेट्स, हर स्टेट जो है उसके पास में इस तरीके की एक बॉडी होगी करप्शन को टारगेट करने के लिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि 2013 में एक एक्ट पास हुआ ये लोकायुक्त का, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे थे जिनमें पहले से ऐसी कोई पोस्ट बनाई हुई थी, जैसे मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, जहाँ पर पहले से इस तरीके की जो पोस्ट है वो एक्टिव थी। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि हर स्टेट को अपनी इस तरीके की पोस्ट यहाँ पर बनानी होगी। तो ये लोकायुक्त से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हमने व्यू कर लिया। हर स्टेट, जब हमने देखा कि शुरुआत में जब 2013 में ये एक्ट बना था, तो 2014 में जब इसका नोटिफिकेशन हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अपोजिशन में पार्टीज थी उन्होंने डिमांड की भाई स्टेट्स को पावर दो। अब स्टेट्स को पावर दी थी तो यहाँ पर कुछ एक तरीके से सब में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हर स्टेट में टेन्योर से लेकर के उनकी जो पावर्स हैं इन सभी को लेकर के अलग अलग, यहाँ पर जैसे आप उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पावर देखोगे तो अलग होगी, नागालैंड में देखोगे तो अलग होगी, गोवा में देखोगे तो अलग होगी। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट के बारे में बता रखा है, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिससे पता चलता है कि वहाँ पर भाई उनको अलग अलग पावर है, टेन्योर की भी अलग अलग पावर है। किसी का जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर्स है, किसी का टाइम पीरियड 5 ईयर्स है किसी स्टेट में। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग बातें बताई गई हैं। तो ये आज का हमारा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। आज जो इकोनॉमी पेज जो है उसमें ज़्यादातर फोकस किया गया है इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर कैसे कैसे फोकस हुआ है, किस एरिया में हमने कौन कौन से एरिया में काम किया है, इन सभी के बारे में। और जो स्पोर्ट्स वाला पेज है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल जो भी लीग चल रही हैं जैसे फुटबॉल को लेकर के, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अगर कोई नेशनल इवेंट होता है जैसे इंडिया लेवल पर, या फिर अगर हम देखें इंटरनेशनल इवेंट जो होता है, वो ज़्यादा स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये हमारे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप अपने जिन भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि वहाँ के लोगों को ज़रूरत है, नीडी पर्सन है जिनको इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा कल हमने आपको टेलीग्राम पर एक पोस्ट की थी
कि आप जितना भी हो सके हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो उन सभी लोगों को जिन्होंने हमें बहुत सारा सपोर्ट किया, उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहे तो वोल्केनो आईएएस एकेडमी जो है वो हमेशा आपको बेटर टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की, बेटर टू बेस्ट तरीके से हर आपका जो एग्ज़ाम का एक प्रोसीजर है, एक जो आपकी एक जर्नी है, उसको हम बेस्ट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू। ओके।